नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सुबह के 11 बज रहे हैं। न्यूज रूम लाइव के साथ मैं आसिफ रशीद, मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा मेरे साथ हैं। इस कार्यक्रम में अगले 40 मिनट तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल से राजनीति, मौसम से लेकर रणनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी एक एक करके। लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक टॉप 5 से शुरुआत होगी, वो खबरें जो सुबह से ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही है और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टेलीविजन स्क्रीन के अलावा अवेलेबल हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहली और बड़ी खबर जो सबसे ज्यादा चर्चित है, और वो भी क्यों ना क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान भी आया, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है। 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन 48 घंटों में काफी ज्यादा जानें अभी तक जा चुकी हैं और मरने वालों की संख्या 400 से पार जा चुकी है। आधिकारिक रिपोर्ट्स दोनों तरफ से हैं, नुकसान काफी ज्यादा, लेकिन इस युद्ध को क्या क्षेत्रीय तनाव की तरफ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। पूरी कहानी थोड़ी देर में समझेंगे न्यूज लाइव में एक बड़ी और पहली खबर के साथ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे बोलीविया की, और आपको बता दें कि करेंसी से भरा एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है और ये आपको बता दें कि इसमें 15 लोगों की मौत भी वाकया हो गई है। तो कैसे ये हादसा पेश आया, क्या कुछ रहा, इस हवाले से आपको जानकारी। साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे जिसमें बात होगी कनाडा के प्रधानमंत्री की, जो 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई उनका पहुंचना हुआ और इस दौरे की शुरुआत कुछ बड़े बिजनेस डीलर्स के साथ, बड़े चेहरों के साथ मुलाकात से होगी। कल यानी संडे को वो दिल्ली पहुंचेंगे और परसों सोमवार को मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के अंदर होगी। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, उसमें खास क्या होगा और 2023 के बाद खराब रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक पहला कदम है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान और गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इस बीच होली का त्योहार भी है, तो बेहद खास हो जाता है क्योंकि कई सारे कार्यक्रम जो है इस बीच रखे जाएंगे। तो फिलहाल ये 2 दिवसीय अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा अहम दौरा माना जा रहा है। पंजाब राज्य भी आपको ले चलेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव का। आज बरनाला के अंदर एक कांग्रेस की रैली हो रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। फिर 14 मार्च को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। यानी शुरुआत उस क्षेत्र से जहां किसानों का गढ़ और आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है और सरकार को खुली चुनौती देने की कोशिश, शुरुआत रैलियों की हो रही है। थोड़ी देर में आपको लाइव सेशन की तरफ लेकर चलेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात। स्थिति तनावपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। मध्य पूर्व में रास्ते निकालने के प्रयासों के बीच साउथ एशिया में एक और लड़ाई शुरू हो गई है और इस संघर्ष में अब तक बड़ा दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से DGISPR ने, जिसमें भारत को लेकर भी वो पाकिस्तान की पुरानी किरकिरी और आदत के मुताबिक उसने आरोप लगाए। 300 से 500 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, शुरुआती रिपोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया या सेना के बयान को अगर सही माना जाए। लेकिन ये भी पूछना बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा था, आप तालिबान के सामने झुके नहीं, तो फिर दोबारा आपको कल सुबह यानी शुक्रवार की सुबह काबुल, कंधार, नंगरहार और पक्तिका प्रोविंस के अंदर हवाई हमलों की क्या जरूरत पड़ी। इस युद्ध में जो लोग मारे गए हैं इसमें सिविलियंस बहुत ज्यादा हैं और कहा तो ये गया है कि TTP के अड्डों को चुन चुन कर अभी तक अलग अलग जगहों पर मारा गया। कुछ चीजें जो ग्राफिक के माध्यम से आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसमें दावे दोनों तरफ से की गई हैं और पाक अफगान संघर्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा या बड़े दावों में से एक है। तस्वीरें आपके सामने, ये पिछले 48 घंटों में सब हुआ है। और इसके बाद पाकिस्तान का ये भी स्टेटमेंट है, जो क्लैरिफिकेशन आई हैं कि उसके जो लोग मारे गए हैं उनकी संख्या महज 12 है। ये आधिकारिक रूप से उन्होंने माना, जबकि तालिबान का इसमें स्टेटमेंट है 55 से अधिक लोगों को मारा गया। 274 से ज्यादा अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाके मारे गए, ये पाकिस्तान की आर्मी का स्टेटमेंट है। अब दूसरी तरफ आइएगा, हम बार बार कह रहे थे कि ये सब अमेरिका की शय पे हो रहा है, अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। आसिम मुनीर दबाव में है, उनके कहने पर ये सब हो रहा है। आसिम मुनीर के इस दबाव की आधिकारिक पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक बयान में दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज डूइंग वेल, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, मैं हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन कभी कभार खुद को शांति पुरस्कार दिलाने की बातें करने या शांति दूत कहलाने वाला ये व्यक्ति आज खुलकर लोगों के मारे जाने का समर्थन कर रहा है। इस पर भी दुनिया को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सदर ट्रंप या राष्ट्रपति ट्रंप की बात सुनेंगे और उसके बाद सीधा इस पर और भी चर्चा करेंगे, जिसमें उसने पहली बार ये प्रतिक्रिया इस तरह की दी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान इज गोइंग वेल। Great general there, you have a great leader that I think two of the people that I really respect a lot, and I think that Pakistan is 2 बजे
तस्वीरें और बयान आपके सामने। इसी खबर को जरा और आगे ले चलते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर तनाव या बढ़ते संघर्ष के बीच यूनाइटेड नेशन सामने आया और महासचिव अब चिंतित नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह बयानों के जरिए स्थिति को कूटनीतिक स्तर पर जाने के बजाय खामोश करने के लिए आगे बढ़े हैं और सैन्य कार्रवाई या जो मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों तरफ से चले हैं, 300 से 400 लोग मारे गए हैं। इस पर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस पहली बार चिंतित नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुताबिक इस मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पर जितना जल्दी हो सके रोका जाए और बोलीविया से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बीच एक करेंसी से भरा प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। जिस बीच फिलहाल बड़ी बात यह है कि आप देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खराब मौसम के कारण फिलहाल कहा जा रहा है कि रनवे से जो प्लेन है वो फिसला है, जिसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। हाईवे पर नोट बिखरे हुए नजर आए और लोग उसे उठाने में जुट गए। आप देखिए कि कैसा ये वहां पर सिनेरियो रहा। और इस बीच ये एल आल्टो शहर है जहां पर ये सुबह सुबह अगर बात की जाए तो प्लेन क्रैश हुआ है और वायुसेना का हर्क्यूलिस विमान ये था जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। देश के सेंट्रल बैंक के नोट जो है वो लेकर जा रहा था। नए नोट जो होते हैं, नई करेंसी छापी गई थी और इसे लेकर जा रहा था। लेकिन यहाँ देखिए आप कि ये रहा देखने वाला सिनेरियो कि लोग वहां पर जो घायल लोग हैं उन्हें बचा जाए। जो रनवे पर जब ये फिसला तो नोट पैसे उठाते हुए नजर आए। तो ये हाईवे पर वो तस्वीरें हैं जब पूरा प्लेन क्रैश हुआ है और ये करेंसी भरा विमान था और सेंट्रल बैंक के लिए ये नए नोट लेकर जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है मौसम वहां खराब था। विमान लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर पास की जो बिजी सड़क है वहां पर जा गिरा। जिस सड़क पर ये गिरा वहां पर 10 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी और 15 गाड़ियां भी 10 से 15 गाड़ियां जो है इसकी चपेट में आ गई है। एयरक्राफ्ट के मलबे की अगर बात करें तो टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आई और सड़क पर बैंक के नोट भी बिखरे नजर आए, जिन्हें उठाने के लिए लोग मौके पर जुड़ गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और फिलहाल आगे की जांच जो है वो जारी है। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलीविया में जो आज ये पूरा हादसा पेश आया है जहां पर करेंसी से बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें आप देखिए नोटों से भरी हुई पूरी पट्टी जो है सड़क पर नजर आई थी और लोग एकदम से वहां पर उसे उठाने के लिए जुट गए। और अभी तक बोलीविया की ये राजधानी है लापोज के पास एक शहर है एल आल्टो जिसमें ये पूरा हादसा जो है पेश आया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि बोलीविया वायुसेना का एक लॉकहीड C-130 हर्क्यूलिस विमान जो है ये पूरा था और मौसम खराब होने से रनवे पर आते आते वहां पर फिसल गया, जिस पर एक बिजी रोड पर जा गिरा और 15 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल है। और इस बीच आप देखिए अफरा तफरी जो है घटनास्थल पर मच गई और ये भी कहा जा रहा है कि विमान सेंटा क्रूज से रवाना हुआ था और एल आल्टो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से ही बाहर निकल गया और अभी ओले और बर्फीली सड़क के कारण ये हादसा हुआ है, जो शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर मौसम खराब था और विमान सड़क पर दौड़ते वाहनों से टकराया है, जिससे लगभग 1 दर्जन कारें क्षतिग्रस्त हो गई है और कई लोग मौके पर मारे गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नए बैंक नोट 20, 50 और 100 बोलीवियानोस के पड़े हुए थे, जिसको लोग जो है वो उठाने में जुट गए। और लगातार ये देखने को मिला कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो नोट उठाने के चक्कर में लोगों ने घायलों को और जो मृत वहां पर मौजूद थे उन पर नजर नहीं दी और सुरक्षा बलों ने पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को नियंत्रित करने की भी कोशिश की है। चलिए, ये तो एक हादसा जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि जो नोट लूटे गए हैं, बहुत सारी गड्डियां या नई करेंसी उठाई गई है, वो कहीं पर भी सरकार के मुताबिक मान्य या लीगल नहीं मानी जाएगी क्योंकि लूटी गई रकम है जब तक सरकार इस पर कोई फैसला ना ले। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कानपुर की, जहां पर अब खबर यह है कि लंबोर्गिनी हादसा मामला जिसमें जांच आगे बढ़ी है और 8.5 करोड़ के बॉन्ड पर कार रिहा कर दी गई। और याद रखिएगा ये पहला ऐसा मौका है जब इतने वीआईपी केस में जिस पर राजनीति खूब हुई 20 दिन के बाद कार रिलीज करनी पड़ी है। इतनी महंगी कार, ऑटो और बाइक के बीच जो जबरदस्त टक्कर हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और इसके बाद बात अदालत तक पहुंची। 8.5 करोड़ के आसपास ये तकरीबन जिस पर जो बॉन्ड है जिस पर साइन किया गया, जिसके बाद कार रिलीज करनी पड़ी। कुल मिलाकर इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए थे। लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं एक बहुत बड़े कारोबारी का बेटा था जो इस करोड़ों की गाड़ी चला रहा था, जिसमें शायद पुलिस के लिए भी बीच में मुश्किल हुआ
कि वो लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी गाड़ी को न केवल सीज करे बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे जो इसको चला रहा था, जिसने बाकी लोगों की जान ली, बाइक को टक्कर मारी थी। फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि शायद सवार नशे में धुत ये व्यक्ति जो सड़क पर रोनता हुआ कई लोगों को आगे निकल गया था। इन सब के बीच जांच आगे बढ़ी। फिलहाल कार तो निकल गई है, लेकिन जो व्यक्ति इसको चला रहा था, जो एक मशहूर कारोबारी का बेटा था, उसके लिए रास्ते अभी साफ नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल अभी आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह पोल से जा टकराई थी और हादसे में 6 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्धारित बॉन्ड राशि जो है वो जमा कराने के बाद अब कार को फाइनली जो है वो छोड़ दिया गया है। और ये काफी चर्चित मामला जो है वो यूपी के कानपुर का रहा है, जहां पर लैम्बोर्गिनी किस तरीके से लोगों को खदेड़ते हुए नजर आ रही है। और इस बीच फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा केस, और अब फिलहाल कार को जो है वो छोड़ दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक बड़े कारोबारी का बेटा था और अपने इस लैम्बोर्गिनी कार को चला रहा था, जिसके चलते 6 से ज्यादा लोगों को इसने अपनी कार के नीचे लाया था। उसके बाद केस जो है लीगली इसके पेरेंट्स पर भी चलाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी अगर बात की जाए जो बॉन्ड राशि है, यानी कि जो पैसा देना था, उसके बाद इस कार को छोड़ दिया गया है और फिलहाल लगातार ये कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला जो है वो चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि 12 करोड़ अगर बात की जाए तो उससे ज्यादा की धनराशि जो है, महंगी कार ये थी और सीजीएम कोर्ट के आदेश पर लैम्बोर्गिनी कार को रिलीज कर दिया गया है और 8.5 करोड़ के बॉन्ड पर रिहा किया गया है। आप देखिए एक बड़ा अमाउंट जो है इस कारोबारी की तरफ से दिया गया है। 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और 8.5 करोड़ का ये बॉन्ड राशि दी गई है। और इस बीच अब फिलहाल फाइनली इस कार को रिहा कर दिया गया है, लेकिन मामला अभी भी चल रहा है। हमारे संवाददाता सुनील कुमार कानपुर से हमारे साथ हैं। सुनील, क्या और जानकारी इस केस में है और गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति जिसको लेकर बहुत राजनीति अलग अलग जगहों पर हुई, उसको लेकर कोई अपडेट फर्दर इसमें प्रोसीडिंग्स केस में क्या हुई हैं? रोड पे 6 लोगों का एक्सीडेंट किया था और ये जो लैम्बोर्गिनी कार है ये 8 से 10 करोड़ रुपए की कार बताई जा रही। जिस तरीके से ये शुभम मिश्रा जो है गाड़ी चला रहे थे और इनके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने इनको निकाला था और वही शुभम मिश्रा जो है फरार चल रहे थे कुछ दिन। और जब जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार जो है टीमें गठित करने के बाद जो है शुभम मिश्रा कानपुर आए, कानपुर में इनको गिरफ्तारी की गई और कोर्ट में इनको पेश किया गया था। तो वही इनकी जो लैम्बोर्गिनी कार है वहां पे ग्वाल्टोली थाने में सीज थी और जो इसी के देखते हुए कल जो है इनकी जो गाड़ी जो है रिहा की गई है और पूरी तरीके जो है शुभम द्विवेदी के और वकील जो है सभी लोग लगे हुए थे कि जो गाड़ी है लैम्बोर्गिनी कार इनको रिहा कराया जाए और शुभम द्विवेदी को, शुभम मिश्रा को उसी दिन जो है 7 घंटे में जमानत मिल गई थी। जी ठीक सुनील, है। अब जी बिल्कुल क्या कुछ कहना है घर वालों का भी, जहां पर एक 8.5 करोड़ की बॉन्ड राशि दी गई है, उसके बाद जो ओवरऑल ये केस बनता हुआ नजर आया, जिस तरीके से काफी सारे एलिगेशंस कारोबारी जो पिता है उन पर भी लगाए गए और उसके बाद पूरा माहौल कानपुर में बिगड़ा था। देखिए कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है जिस तरीके से जो कहावत कही गई है कि एक जो पैसे की गद्दारी की बात की जाए तो ऐसे में जो बुजुर्ग होते हैं इनके जी कंटिन्यू करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन किए थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे। इस वीआईपी केस में अभी चुनौतियां बहुत हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स फिलहाल चल रही हैं, सुनील बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे बात अब जरा पंजाब की, जहां पर चुनावी तैयारियां पहले से शुरू हो गई। अभी 1 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर जहां सबकी नजरें हैं, पश्चिम बंगाल और असम पर सबकी नजरें हैं, पंजाब भी बिल्कुल अछूता नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया भी साथ साथ पूरी हो रही है और चुनावी तैयारियों में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य संगठन जिनमें इस समय पंजाब के अंदर अकाली दल भी है, सक्रिय हो गए हैं। आज बरनाला के अंदर थोड़ी देर बाद एक रैली जिसको संबोधित करने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस रैली से पहले ये एक बात की गई कि ये काउंटडाउन एक तरह से है और 2 चीजें जिनको सबसे ऊपर रखा जाएगा। जिस जगह रैली हो रही है ये बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है आम आदमी पार्टी का, और किसान जितने भी जो संगठन हैं उनके नेता आज कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील के बाद जो कांग्रेस ने घेरने की कोशिश बीजेपी को की है, एक तो वो उस इलाके के अंदर, दूसरी फोकस इस बात पर भी
कि मनरेगा का नाम जब से चेंज हुआ तो एक देशव्यापी एक अभियान चला कांग्रेस की तरफ से, उसका भी एक हिस्सा। दिल्ली में अपने आवास से आज सुबह जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां से रवाना हुए, तस्वीर आपके सामने, उनकी गाड़ी यहां से निकली और थोड़ी देर बाद वो पंजाब में उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां रैली करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा पंजाब प्रांत के जो अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। और इस चुनावी आप कह सकते हैं कि जिस रण का आज जिसकी घोषणा हुई है, शुरुआत होने जा रही है ऑफिशियली, ये तैयारी इसलिए भी खास है क्योंकि इसके 10 दिन के बाद 14 मार्च को देश के गृह मंत्री भी बरनाला पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा मोगा पहुंचेंगे, वहां पर एक और रैली होनी है और वो शुरुआत आधिकारिक रूप से चुनावी अभियान की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। राहुल गांधी की रवानगी के साथ साथ इस रैली के मिशन 2027 का जो शंखनाद है वो भी माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी इलाकों से नेता इसमें मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की जो अपनी आखिरी बड़ी रैली है वो लोकसभा चुनाव के दौरान 29 मई 2024 को हुई थी पटियाला के अंदर। इसके बाद नवंबर 2024 में उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का दौरा किया, यहाँ उनने सेवा की। 15 दिसंबर 2025 को उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। फिर उसके बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने उस वक्त अजनाला, साथ साथ धोनेवाल और माछीवाल गांव में लोगों से मुलाकात की थी, बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों से। हालांकि रैली कोई नहीं की लेकिन मुलाकात का एक सिलसिला चला था। इस बीच जो मालवा क्षेत्र है यहां पर भी आधार बहुत मजबूत करने की कोशिश इधर इन रैलियों के बीच आप सब जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर अदालत से फैसला आया। विभिन्न तरह की जो प्रक्रिया है वो भी प्रतिक्रिया दी गई इस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई को लेकर। और कांग्रेस भी इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देशव्यापी एक मुहिम चली जिसमें एजेंसियों का उपयोग हो रहा है। एक तरफ आप चुनावी रण के लीजिए जिसकी शुरुआत पंजाब में भी होने जा रही है, आज एक रैली, फिर 14 तारीख को अमित शाह की रैली, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानों के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश। दिल्ली आपको ले चलते हैं जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की कार्यप्रणाली, नीति और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट हैं जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4,000 फॉलोवर वाले अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? प्रो मोदी अकाउंट से हमारा क्या लेना देना है? हम किसी को कोई पैसे देके कंटेंट नहीं बनवाते हैं। ये काम आप करते हैं, इसलिए शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। इस तरह की स्क्रिप्ट बीजेपी फेक न्यूज की लगातार लिखती जाती है, लेकिन अब उनका बार बार पर्दाफाश होता है, लेकिन बेशर्म है और शर्म इनको आती नहीं है। मैं आशा करती हूं आपके माध्यम से कि जिस मीडिया ने कल तथाकथित रील बनने पर बड़े डिबेट और शो किए, वो आज रील डिलीट होने पर भी शो करेंगे। क्यों ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आज वीडियो डिलीट कर रहे हैं? किसने इनसे ये वीडियो बनवाए? क्यों इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि इनके पास किसके नाम से, किस नंबर से मैसेज आया? क्योंकि ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस से नहीं आया। मैं आपको मैसेज भेजूं, उसमें आप मेरा नाम काट के किसी और के नाम से चलाने लगी। ये क्या फर्जीवाड़ा है भाई? और एआई समिट का पर्दाफाश हम क्यों करेंगे? एआई पर्दाफाश तो वहां के लोग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही आए, एआई में जिन लोगों ने अपना पैसा दे के कियोस्क खरीदा था उनको बाहर निकाल दिया गया। एआई समिट में चीनी रोबोट आया हुआ था, उसका गुणगान पहले डीडी न्यूज करता रहा, उसके बाद मंत्री महोदय करते रहे। एआई समिट में टेकवेयर चोरी हो गया। एआई समिट में इतना इंटरनेट ही नहीं था कि स्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। एआई समिट में मोदी जी ने कितनी फजीहत कराई, सबका हाथ उठवा दिया। सैम ऑल्टमैन कह रहा मैं बड़ा कंफ्यूज था, यहाँ पे हो क्या रहा था। यह असलियत है। एआई समिट का प्रभाव तब होता जब आप भारत का डेटा बचाते। आपने भारत का डेटा, हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करके, नतमस्तक करके उनको सौंप दिया है और अब इस तरीके फिजूल की हरकतें और बातें कर रहे हैं। असलियत यह है कि चीनी रोबोट पर कोई विवेचना नहीं हो रही है, कैसे वो वहां पहुंच गया। और आईवाईसी के खिलाफ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था जो हमारा संवैधानिक हक है,
हमने कोई वायलेंस नहीं किया। हमने मोदी जी के जो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की बात उठाई, हमने कैसे उन्होंने आत्मसमर्पण करके नतमस्तक करके डील करी हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान का डेटा का समर्पण करके, एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण करके, कैसे हमने $500 बिलियन का सामान लाना कबूल लिया, कैसे हमने अमेरिका के टैरिफ को शून्य बनाना कबूल लिया, इस पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज, ये बात नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में कही, सड़कों पर कही जा रही है, हार्ड फैक्ट्स और डेटा के साथ ये बात कही। बीजेपी का काउंटर कॉम्प्रोमाइज कैंपेन है। कम्युनिकेशन में जब आपके ऊपर कोई बात चिपक जाती है तो आप उसको दोहराते नहीं है, इनकी मति मर गई है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि डर के मारे ही सही, ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कानूनी कार्रवाई के डर से आज अपने रील डिलीट कर रहे हैं, इस पर भी मीडिया चर्चा करेगा और पता करेगा ये वीडियो इनसे किसने बनवाए, कितना पैसा लेके इन्होंने ये वीडियो बनवाए, अब क्यों डिलीट किए गए, क्यों इन्होंने नंबर नहीं दिखाए, नाम नहीं दिखाए जो तथाकथित कांग्रेस ने भेजे थे, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं भेजा था। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड स्लोगन कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया था, लेकिन कांग्रेस इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज। देश हित में जब जब बड़े फैसले हुए तो इस तरीके से बदनामी इमरजेंसी के जमाने से अब तक हुई। पलटवार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद की तरफ से हुए, जिन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिनके सवालों के जवाब कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से आए, सिद्धांशु त्रिवेदी को सुनिएगा। किताब का हिसाब किताब उनके लिए बहुत सी चुनौतियां लेके आ रहा है, तो मैं सिर्फ कोट करना चाहूंगा कि पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। वो ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात आगे कहते हैं, वो कहते हैं इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, मोहिनियन US एम्बेसडर confirmed that to his knowledge CIA has twice intervened in Indian politics। और अब इंटरवीन किस तरीके से किया है? On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. मुझे लगता है कि अब इस कंप्रोमाइज को एनालाइज करने में किसी को बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहानी सिर्फ इतनी नहीं रुकती है, इसके बाद के ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये भी मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम कोई एक नई चीज खोज के ला रहे हैं, हम सिर्फ जो सामने खड़ी चीज है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। वीके मेनन रिटेन्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इंदिरा गांधी, दो कृष्णा मेनन मिसेस गांधी हैज बीन सो इम्ब्यूड विद द आइडियाज विच क्लोजली फिट द सोवियत रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद सोवियत संघ के साथ एफिलिएशन की बात आती है, और उसके उपरांत ये तो CIA का उदाहरण है। अब मित्रोकिन्स आर्काइव में KGB के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस, यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए, और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और ये वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था KGB का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया, और लंदन में जाके उसने 2006 में KGB के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव KGB एंड द वर्ल्ड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 दैट। इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी दे रहे थे। इस बीच पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से खबर है कि राजीव गांधी का नाम हटाने की पहल की जा रही है। अकादमिक काउंसलिंग की तरफ से ये सिफारिश की गई है, और अगर ऐसा होता है तो अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर होगा।
राज्य सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार को फिर से घेरने की कोशिश हो सकती है और बड़े इदारों से, बड़े इस तरह के प्रतिष्ठान से, जिसमें पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी भी शामिल है, राजीव गांधी का नाम हटाया जाता है तो शायद चुनाव 2027 से हम थोड़ी देर पहले कहते कि रणभूमि शुरू हो गई है। राहुल गांधी की रैली है, गृह मंत्री की रैली है, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा और हलचल पैदा करने वाला मुद्दा रूपाली बन सकता है। बात रखी गई है और नाम हटाने की सिफारिश की गई है, तो इस प्रस्ताव पर स्थानीय कांग्रेस सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने आपत्ति जताई है। इस बीच आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करने की सिफारिश की गई है। इसका नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ना कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। और इसको लेकर अभी एकेडमिक काउंसिल ने मंजूरी दे दी है और इसे यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद और पंजाब सरकार के पास अनुमोदन के लिए भी भेजा गया है। और पटियाला के सांसद गांधी ने बैठक में कार्रवाई के प्रति साझा करते हुए कदम को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के ध्रुवीकरण का सुनियोजित प्रयास बताया है। और ये कहा जा रहा है कि ये नाम हटाना, नाम चेंज करना, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि खेला जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर होगा। चलिए पंजाब से रुख जरा राजस्थान और साथ साथ गुजरात का भी करते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। राजस्थान और गुजरात का आज का दौरा है और दोनों राज्यों में सरकार की तरफ से सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च होंगे, सौगात दी जाएगी। एक जहां अजमेर के अंदर जनसभा को संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और ये सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक होगा, जहां राज्य सरकार तैयारियां कर चुकी है, भजन लाल की सरकार। और कैंसर रोकथाम वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो रहा है देश के अंदर। ये जो खासतौर से बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान है, इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सबसे बड़ी नीति, जिसके अनुसार पहला कार्यक्रम होगा। ये तो राजस्थान अजमेर की बात। जब यहां से गुजरात के लिए पीएम रवाना होंगे तो आज सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन पीएम करने जा रहे हैं, जिस पर सरकार 23,000 करोड़ के आसपास पैसा खर्च कर रही है और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर अजमेर राजस्थान में पीएम इस वक्त नर्सेज से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से बात हो रही है, वैक्सीनेशन पॉइंट पर उनके साथ हैं, उनकी तरफ से ब्रीफ किया जा रहा। और ये वैक्सीनेशन जब शुरू हो रही है तो तस्वीरें आपके सामने विभिन्न जगहों की। मुख्यमंत्री के दफ्तर से लोग उनके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा उनके साथ हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग काफी सुरक्षित स्थानों पर कार्यक्रम कर रहा है। और HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने, सर्वाइकल कैंसर खत्म हो इसके विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान जो चलाया जा रहा भारत सरकार का, उसकी पहली तस्वीर आपके सामने। इसके बाद यहां से गुजरात जाएंगे, उस प्लांट पर भी बात करेंगे जिसमें 22,000 करोड़ से अधिक की रकम सरकारी खजाने से खर्च की जा रही है। लेकिन ये वो तस्वीर जहां पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, पूरा प्रशासन अजमेर के अंदर। टीकाकरण की शुरुआत प्रधानमंत्री के होते हुए यहाँ से की जा रही है और ये पहली तस्वीर आपके सामने सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए, इसके विरुद्ध राष्ट्रीय HIV टीकाकरण अभियान 2026, शुरुआत अजमेर राजस्थान से। जरिए जुड़े हैं और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा दिल्ली से उनके साथ हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। तो एक बड़ी सफलता होगी और बच्चियों में खासतौर से बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के केसेस भारत के अंदर जो 80% की दर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बताई जाती है, ये कम करने की कोशिश होगी, जिसकी पहली तस्वीर आपके सामने एक शुरुआत है। अब इसको ब्लॉक जिला स्तर पर आप जाते हुए देखेंगे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयत होगी। अवेयरनेस कैंपेन्स भी भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी, तो उसमें ये पहला कदम है। देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। पीएम साथ में निरीक्षण करते हुए ब्रीफ किया गया संबंधित अधिकारियों की तरफ से और राजस्थान सरकार की पहल पर केंद्रीय सरकार के सहयोग से कदम उठाया गया है। अब बच्चियों से प्रधानमंत्री संवाद भी करने जा रहे हैं।
एक पहल। इसके बाद मुख्यमंत्री तैयारियां कर रहे हैं। राजस्थान के बाद थोड़ी देर में गुजरात भी चलेंगे, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का जो सिलसिला है, आत्मनिर्भर भारत बने, उस दिशा में एक कदम उठाया जाएगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे दिल्ली में कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए राहत है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल काफी ज्यादा है। अभी ये आधी अधूरी राहत है, पूरी तरीके से इसको आप एक्सटेंशन इस फैसले में नहीं कह सकते। ये पहला रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आया है और खबर यह है कि थोड़ी देर में ये पहली इस तरह की प्रतिक्रिया जो कल ही आई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, मनीष सिसोदिया उनके साथ हैं, उन्होंने वहां पर प्रार्थना करनी है, धन्यवाद करना है और राजनीतिक दृष्टिकोण से हलचल काफी ज्यादा। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। ये कल की तस्वीर जब फैसला उनके पक्ष में आया राउस एवेन्यू कोर्ट से, तो उसके बाद वो भावुक होते नजर आए। मनीष सिसोदिया और बाकी तमाम लोग उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के मुताबिक ये 100% राहत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि ये फैसला बहुत मायने रखता है राजनीतिक दृष्टिकोण से। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में चुनाव है, तो एक लांछन लगाने की जो कोशिश थी उसमें विपक्षी दल कामयाब नहीं हो सके और पंजाब से दिल्ली तक जश्न का माहौल भी आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखा गया। कोर्ट से अब बरी होने के बाद, राहत होने के बाद हनुमान मंदिर ठीक 12 बजे अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में यह हलचल काफी तेज हो गई है। जब से कल अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और फिलहाल अगर बात की जाए तो सीबीआई और ईडी ने हाई कोर्ट का रुख भी किया है, लेकिन उससे पहले आज ये हनुमान मंदिर जो है वो जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अब इसी बीच बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, जहां पर सियासी तकरार इन दोनों के बीच लगातार जारी है। केजरीवाल की पीएम मोदी को खुली चुनौती देखने को मिली है और इस बीच ये कहा है कि दोबारा चुनाव करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल, और कल जब अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी किया तो यही कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जिस तरीके से इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर खेला गया दिल्ली में, साफ तौर पर हार हुई, 10 सीटें पार हुई तो छोड़ूंगा राजनीति, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान उसके बाद दे दिया है और ये भी कहा है कि डायरेक्ट खुला चैलेंज वो मोदी जी को देते हैं और दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की बात जो है वो कहते हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल कर चुकी है दिल्ली में, अगर उन्होंने इस बार 10 से ज्यादा सीटें जीती तो मैं राजनीति यानी कि पॉलिटिकल करियर अपना छोड़ दूंगा। और केजरीवाल का यह बयान अब राजधानी में राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल पैदा कर रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे गए हैं और उनका ये कहना है कि दिल्ली में लगातार जो चीजें हैं वो खराब होती हुई नजर आई है और इस बीच एक बार फिर से चुनाव जो है दिल्ली में कराएं और फिर देखें कि जीत किसकी होती है। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की ही बात करेंगे, जहां पर दिल्ली में डबल डेकर बस सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है और इस बीच ये खुशखबरी है दिल्ली वालों के लिए। रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। सेवा का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक सफर देना है और व्यस्त मार्गों पर बसें चलेंगी। आपको बता दें कि सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान जो है इस मौके पर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया है और नई सेवा का उद्देश्य दिल्ली वासियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करना है, सफर उनका अच्छा हो सके। डबल डेकर बसें विशेष रूप से व्यस्त मार्गों पर चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद सफर जो है वो इजी रहे, सुगम रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राजधानी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत करेगी और ट्रैफिक जाम को कम करने में मददगार भी साबित होगी। और नई बस सेवा में तमाम सिक्योरिटी के हवाले से टेक्निकल और यात्रियों की सुविधा पर खास ध्यान जो है वो विशेष फोकस दिया गया है। तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी एक सौगात जो है वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता लेकर आई है। सुनिए जरा।
ये कह सकते हैं, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग की वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, 20 चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके आपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की बीसीओ बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है। लिए चलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में इस वक्त एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सीधा तस्वीरें और उनका संबोधन भी सुनिए। आदरणीय मोदी जी द्वारा जो आज एक ऐतिहासिक योजना को शुभारंभ किया गया है, एचपीवी जो राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसका वैक्सीनेशन का कैंपेन की आज प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। इसके लिए मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उनका जो विजन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी बेटियां वो स्वस्थ एवं सुरक्षित वो रहें और भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री